प्रिय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब अच्छा होगा। हिंदी की आज स्पीच श्रृंखला को स्पीच टेस्ट श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पहले टेस्ट श्रृंखला में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे उसका हम लोगों ने डिस्कस किया था। बहुत लोगों ने अपने अपने कमेंट भी दिए, लेकिन अभी भी हम चाहते हैं कि उसमें आप ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट लें। अभी भी बहुत बच्चों का उसमें उतना इंटरेस्ट मुझे नहीं दिखा। ऐसे सेक्शन को पढ़ाने में बहुत मेहनत पड़ती है। जब संसाधन कम हो, हम लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, तो कोशिश करिए कि कम से कम फिजिकली और मेंटली सपोर्ट जरूर करें। आई ट्राई माई बेस्ट, यू ट्राई योर बेस्ट, क्योंकि ये सब काम आपके लिए कर रहे हैं। कोई सुनने वाला ही नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, तो फिर वही करना पड़ेगा। कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, इसलिए चुप रहते हैं। तो कोशिश करिए कि विषय में इंटरेस्ट लें, और तब हमको भी और मजा आएगा। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। आज की स्ट्रीम में जो हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, शांत रस को रसों का राजा किन कवियों ने माना है? तो इसका आंसर होगा बौद्ध कवि। एक्चुअली शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। जब संसार से विरक्ति होती है तो संसार भौतिक सुख हमें क्षीण लगते हैं, हमें आध्यात्मिक सुख में एक रुचि पैदा हो जाती है। तो जितने भी बौद्ध कवि हैं उसमें जैसे अभिनव गुप्त हैं, इन्होंने शांत रस को रसों में सर्वश्रेष्ठ माना है, और आगे चलकर के श्रृंगार रस रसों का राजा जरूर हो गया। तो इस आधार पर बौद्ध धर्म में संसार के प्रति जो क्षण भंगुरता है वो दिखाई गई। ये चीज आगे हिंदी साहित्य में कबीरदास के पास मिलती है। कबीरदास के अनुसार, जैसा ये संसार है ऐसा सेमल फूल, रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गुल जाना है। तो ये भाव बौद्ध दर्शन में है, इसलिए बौद्ध दर्शन में शांत रस को रसों का राजा बोलते हैं। जितने भी बौद्ध धर्म के कवि थे आदिकाल में, वो इसी रस से करते थे। आगे चलकर के फिर इसका स्थान श्रृंगार रस ने ले लिया। बानर का तद्भव रूप होगा, बानर का हो जाएगा बंदर, क्योंकि तद्भव संस्कृत के बिगड़े हुए रूप है। जो वाह है तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है, जैसे बधू हम बोलते हैं बहू, बानर, बंदर। इस आधार पर जहां ये वाला बा लगता है ओष्ठवा, वहां तद्भव होगा, जहां दंतोष्ठवा होगा वहां तत्सम होगा। ये भी पहचान है इनको याद रखने की। ऐसे महावीर शब्द क्या है? मैंने बताया था कि रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। जो रूढ़ शब्द होते हैं वर्णों और मात्राओं से बनते हैं, यौगिक शब्द दो शब्दों से बनते हैं, और योग रूढ़ शब्द दो शब्दों से जरूर बनते हैं, इनका जो अर्थ होता है वो लाक्षणिक होता है। या बहुव्रीहि समास के आधार पर अगर हम समझाएं तो बहुव्रीहि समास से बनने वाले सारे शब्द योग रूढ़ होते हैं। आंसर है महावीर। तो यहां पर शब्द है महा प्लस वीर। महा यानी जो महान है, वीर यानी वीरता में, तो ये हो जाएगा योग रूढ़। और महावीर का मतलब यहां होगा जो वीरों में सबसे महान है। कौन है? पवन पुत्र हनुमान। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुगत के संगी। ऐसे ही महादेव, देवों के हैं देव महादेव। इस आधार पर महावीर ये, और दूसरी यहाँ ये भी हो जाएगी योग रूढ़ होने के साथ समास कौन सा होगा, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। तो दिमाग में एक गांठ बांध लीजिए, आप हिंदी तैयारी करते हैं, कि जितने भी योग रूढ़ शब्द होंगे इनका प्रयोग प्रायः बहुव्रीहि समास में होता है। समास अभी बीच में आते रहेंगे, वो आगे पढ़ाएंगे भी हम। बहुव्रीहि समास से बनने वाले सारे शब्द योग रूढ़ होते हैं, और योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग हम बहुव्रीहि समास में प्रायः करते हैं। इस आधार पर इसको देखिए। कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि सर आप एसटी हमको पीडीएफ फाइल में शेयर करते हैं, वो आगे हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, लेकिन एसटी के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। आंसर साथ साथ लगाते चलिए, समझते चलिए, धीरे धीरे पूरी एसटी आपको मिल जाएगी।
तो बाकी जैसे जैसे आगे मौके मिलते जाएंगे हम और अच्छा कर देंगे। दर्शन का तद्भव क्या होगा? दर्शन, ये जो सा है ये आपका बनेगा दंत सा, तो इसका आंसर होगा दर्शन। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे, और 10 धातु से बना है दर्शन, तो इसको बोलेंगे दर्शन। सकाम का होगा अकाम। जहां कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है वहां कौन सी क्रिया होगी? क्रिया के प्रकार में आप पढ़ेंगे तो एक क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया, जहां पर कर्ता या तो स्वयं प्रेरित होकर कार्य करता है या दूसरे को प्रेरित करता है। मोटिवेशनल वर्क या तो करेगा या करवाएगा। जहां हम नहीं करेंगे दूसरा हमारे लिए तैयार होगा, तो इसमें वाह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा प्रेरणार्थक क्रिया, और इसकी जो पहचान होती है प्रेरणार्थक क्रिया की, वो है वाह का प्रयोग। जैसे मालकिन ने नौकरानी से खाना बनवाया, मालकिन नौकरानी से पोछा लगवाती है, माता बच्चे को पाठ पढ़वाती है, मालिक ने माली से पौधा लगवाया, अध्यापक ने बच्चे से पाठ पढ़वाया। तो यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी पहचान वाह, और परिभाषा अगर आ जाए तो ये ठीक। नेक्स्ट, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? टेंस जब आप पढ़ते हैं तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, 3 काल हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो वर्तमान काल है इसके 5 प्रकार हैं, जो भूत है उसके 6 प्रकार हैं, और भविष्य काल के 3 प्रकार। कौन कौन से हैं ये अभी संभव नहीं है, सही मौका मिलेगा हम लोग समझेंगे, उसके उदाहरण आपको मिल जाएंगे। पिछले एसटी में भी थे, इसमें भी है। तो इसका आंसर होगा 5, वो आता होगा। वर्तमान काल किस भेद का उदाहरण है? हमने पिछले एसटी में बताया था, जो लोग नहीं थे लिंक है आप चेक कर लें। सामान्य क्रिया के अंत में होगा होगी का प्रयोग अगर हम लगा देते हैं तो वहां संदिग्ध बन जाता है। जैसे वो आता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सामान्य वर्तमान, वो खाना खाता है के स्थान पर हम होगा लगा दें तो आपके काम में संदेह पैदा हो जाएगा। वो खाना खाता होगा, वो आता होगा, वो गाना गाती होगी, तो ये क्लियर है कि ये संदिग्ध वर्तमान ही होगा। ठीक। नेक्स्ट, अध्यापक आते तो पढ़ लेते, ये वाक्य भूतकाल के किस भेद का उदाहरण है? हमने बताया था कि जहां क्रिया में शर्त होती है, इसका आंसर होगा हेतु हेतु मदभूत। और ये जो क्रिया है इसमें शर्त है, ये शर्त प्रधान क्रिया है, एक कंडीशनल वर्ब के रूप में इसको मानते हैं। यहां पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड होती है। ये भविष्य काल में भी होती है, भूतकाल में भी होती है। जैसे आप आते तो हम घूमने चलते, पापा चॉकलेट लाते तो हम होमवर्क कर लेते, आप अगर मेरे घर आएंगे तो हम चिड़ियाघर घूमने चलेंगे। ना आप आए ना हम गए, बिजली आती तो मैं पढ़ लेता, ना बिजली आई ना हम पढ़े। और ऐसी क्रियाओं से संकेत सूचक वाक्य बनते हैं। वाक्य के जो प्रकार हैं उसमें से संकेत सूचक वाक्य से क्वेश्चन आते हैं। यदि मेहनत से पढ़ोगे तो सफलता मिलेगी, आप असफल हैं क्योंकि आपने मेहनत नहीं की, तो इसमें एक शर्त लगी, यदि मेहनत करोगे तो सफलता आपके पैर चूमेगी। तो इस आधार पर ये वाक्य होगा संकेतवाचक, क्रिया होगी शर्त प्रधान, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी, और इस टाइप के जो सेंस है उसी को हम बोलते हैं हेतु हेतु। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, इस बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 2-2, 3-3 पॉइंट अगर दिमाग में बैठते जाएंगे, फिर आप सिस्टम से पढ़ लेंगे, तो हमको नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ हमारा भी अपना एक्सपीरियंस है। तो इतना तो अंदाजा तजुर्बा है, जैसे डॉक्टर का होता है कि आप परहेज करेंगे, दवाई टाइम से खाएंगे, तो हमें अपनी दवा पर भरोसा है। आपको अपना सिस्टम है थोड़ा हमारे अनुसार करना पड़ेगा। तो उम्मीद करेंगे कुछ हम बदलें, कुछ आप बदलें, हालात अपने आप बदल जाएंगे। राहुल ने पूजा की, इसमें वाच का प्रयोग है। वाच को बोलते हैं इंग्लिश में वॉइस।
एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वॉइस 3 प्रकार के होते हैं। कर्तवाच्य, जहां कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य, जहां कर्म प्रधान होता है, और भाववाच्य, जहां भाव प्रधान होता है। तो कर्तवाच्य को बोलते हैं एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य को बोलते हैं पैसिव वॉइस, भाववाच्य को बोलते हैं वर्ब वॉइस। तो राहुल ने पूजा की, तो यहां होगा कर्तवाच्य, जैसे राहुल ने पूजा की, आपने पत्र लिखा। और कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, पूजा राहुल के द्वारा की गई, पूजा राहुल से की गई। राम पत्र लिखता है, ये एक्टिव वॉइस है, पत्र राम से लिखा गया, राम के द्वारा लिखा गया, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। तो इसका आंसर होगा कर्तवाच्य। कंधा लगाना, मुहावरे का अर्थ होगा सहारा देना। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन यहां पर मेरे हिसाब से आंसर होगा का, क्योंकि छा एक संयुक्त वर्ण है। का और शा जब मिलते हैं तो छा बनता है। तो छा का क्रम का के बाद ही आएगा, पहले का होगा फिर शा होगा, दोनों मिलेंगे तो छा होगा। तो इसमें का आंसर आप लगा सकते हैं। नल बूंद बूंद टपक रहा है, इस वाक्य में रेखांकित है बूंद बूंद। यह है आपका क्रिया विशेषण, एडवर्ब। टपक कैसे रहा है? बूंद बूंद। लेकिन पूछा जाए क्रिया विशेषण कौन सा है? क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, और वो 4 प्रकार में मात्रावाचक, स्थानवाचक, आपका रीतिवाचक, संख्यावाचक। तो बूंद बूंद एक मात्रा को शो करता है, तो बूंद बूंद मात्रावाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे थोड़ा हमें खाने को दे दो, हमें 2 किलो चावल दे दो, तो जहां मात्राएं हैं तो यहां पर आपका मात्रावाचक क्रिया विशेषण। भारत भारती मैत्रेयी की रचना है। मैत्रेयी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, इनको हम राष्ट्रकवि बोलते हैं। जयद्रथ व्रत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। झरना, आंसू, झरना, ये सब आपकी जितनी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन मावलक मुक्तिबोध की प्रमुख रचना। मुक्तिबोध प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं। और चांद का मुंह टेढ़ा में ही एक पार्ट है अंधेरे में। तो प्रयोगवाद में जहां भाषा में नए नए शिल्पगत प्रयोग हुए, तो गजानन मावलक मुक्तिबोध ने भी चांद का मुंह टेढ़ा में भाषा में कई शिल्पगत प्रयोग किए। अब व्यक्ति के अब खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे गढ़ और मठ सब। तो ये सारी कविताएं उनकी इसी काव्य श्रृंखला में। सरोज किस संधि का उदाहरण है? सर में इसमें आ उ से ओ बनता है, तो ये हो जाएगा गुण संधि। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? सबको पता है कि द्विगु एक संख्यावाचक समास होता है, और संख्यावाचक में हो जाएगा त्रिभुवन, चतुरानन। चतुरानन चूंकि 4 हैं सृजित के अर्थात विष्णु अर्थात ब्रह्मा, तो इसमें आंसर होगा त्रिभुवन, जिससे त्रिनेत्र। वो बहुब्री में होगा तो त्रिभुवन, 3 भवन, जैसे चौराहा, तो इसका सही आंसर होना चाहिए त्रिभुवन। चतुरानन बोलते हैं ब्रह्मा जी को, 4 हैं मुख जिनके। निम्नलिखित शब्दों में बहुब्री समास का उदाहरण, बहुब्री समास यानी योग रूढ़ शब्द नहीं है, सॉरी। तो जो नहीं है, देखिए त्रिलोचन 3 है, नयन जिनके अर्थात शिव, शिव को बोलते हैं त्रिनेत्रधारी। विषधर, विष को धारण करने वाला, यहाँ पर सर्प होगा ना कि शिव, और शिव सर्प को धारण करते हैं, इसलिए शिव हैं नीलकंठ त्रिलोचन, लेकिन विष को धारण करते हैं सर्प। गजानन, गणेश। जबकि त्रिभुवन एक सामान्य शब्द है, 3 भवन और समूह, तो नहीं है त्रिभुवन। द्वंद्व समास, जहां 2 शब्दों में प्रधान हो, दोनों शब्द अपने में कंप्लीट हो, जैसे रुपया पैसा, आटा दाल, भाई बहन, बेटा बेटी, इसमें आएंगे। बाकी चौराहा आपका
द्विगु समास है। पीला है अंबर जिनका अर्थात कृष्ण, बहुब्रीहि समास है। नेत्र से ही, ये आपका तत्पुरुष समास है। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का मिलान करें तो माली मालिन, यही सही मिल रहा है। बाकी सब में मालिन मालिनी, तो मालिन का जो सही फॉर्मेट है वो ये होगा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध रही है? ब्रजभाषा का काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक विकास हुआ। हिंदी भाषा का जो साहित्य आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे खड़ी बोली का विकास भारतेंद्र काल में हुआ। उससे पहले ब्रजभाषा भक्ति काल में, रीत काल में काव्य भाषा के सिंहासन पर थी। जैसे जैसे अंग्रेज भारत में आए और हमारे सिस्टम पर अटैक किया, हमने अंग्रेजों को खरी खोटी सुनाने के लिए जो भाषा चुनी वो थी खड़ी बोली। खड़ी बोली में खड़ापन है और खड़ापन है। ब्रजभाषा की जो मिठास है वो राष्ट्र प्रेम में आड़े आ रही थी, क्योंकि ब्रजभाषा में हम किसी को अगर खड़ी खोटी भी सुनाएं तो भाषा काफी मीठी है। यही वजह थी कि आधुनिक काल तक आते आते ब्रजभाषा आउट ऑफ फैशन हो गई और खड़ी बोली भाषा के सिंहासन पर बैठ गई। आज हमारी खड़ी बोली भाषा के सबसे उच्च शिखर पर है। हमारी राजभाषा है, हमारी मानक भाषा है, हमारी संपर्क भाषा है। हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रजभाषा में कभी गद्य नहीं लिखा गया, गद्य की शुरुआत खड़ी बोली से हुई और इसीलिए इसको हम काव्य भाषा के रूप में ही रखेंगे। बाकी राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा, जितनी भाषाएं हैं आज वो सब की सब खड़ी बोली के लिए मानी जाएंगी। दयानंद संधि है, दया प्लस आनंद, इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी स्वर संधि। चंद्रोदय में संधि का उदाहरण, इसमें होगा चंद्र का उदय, आउ से ओ बनता है, तो इस आधार पर ये हो जाएगा चंद्रोदय और संधि हो जाएगी गुण। किस अनुच्छेद में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर विकसित दिया गया है? अनुच्छेद 351 ये कहता है कि भारत के हर नागरिक की, हर संस्था की ड्यूटी है कि हिंदी का प्रचार करे, प्रसार करे, विकास करे। उसके विकास में हम आगे हैं। तो 351 आर्टिकल इसीलिए फेमस है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत में ता वर्ग आता है, ता, था, दा, धा, ना। जीभ जब दांत पर टच करती है तो हम ता, था, दा, धा, ना बोलते हैं। तो इसमें जो टा है ये नहीं होगा। टा जो है टा, ये मूर्धन्य है। जीभ जब मूर्धा पर टकराती है तो निकलता है टा, यानी टन, ठा, ड, ढ, ण। तो इसमें आंसर हो जाएगा ट। पल्लव रचना है स्वतंत्र पंथ की। आयुष तेज भागती है। भागती कैसी है? तेज। तो पहले तो ये क्रिया विशेषण है चारों। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं, स्थानवाचक, मात्रावाचक, कालवाचक और रीतवाचक। तो तेज भागती है, तो तेज, धीमे, हौले हौले, तेजी तेजी से, ये सब रीतवाचक है। जैसे हौले हौले हवा चलती है, कैसे चलती है? हौले हौले। हंसते हंसते आते हैं सब, या रोते रोते आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, कैसे जाएगा? हंसता हुआ। तो इस आधार पर यहाँ पर वो तेज भागती है, वो धीमे से आती है, ये सब क्रिया के ढंग हैं, इसलिए ये हो जाएगा रीतवाचक क्रिया विशेषण। कर्मधारय समास होगा, इसमें नीलोत्पल, नीला, सफेद, ये सब उपमेय की विशेषता बताते हैं। कर्मधारय समास में एक शब्द उपमेय होता है, एक शब्द उपमान होता है और उनके बीच में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। जैसे नील कमल, नील गाय, लाल मिर्च, हरी मिर्च। तो मिर्च वही रहेगी, तो ये आपका उपमेय है जिसकी विशेषता बताई जाती है। देखो उपमान वो कैसी है ये डिपेंड करता है आप उसको किस नजर से समझते हैं। तो उपमेय उपमान का जो संबंध है, इसी उपमान को हम एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में मान सकते हैं।
उपमेय को हम विशेष मान सकते हैं। तो जिन शब्दों में विशेषण विशेष का संबंध होता है या उपमान उपमेय का संबंध होता है, तो वहां कर्मधारय समास की संभावना होती है। जैसे लाल मिर्च यहाँ लाल हो सकता है, हरी मिर्च, काली मिर्च, शिमला मिर्च, तीखी मिर्च, भरवा मिर्च, मिर्च मिर्च। ठीक। तत्सम शब्द होगा दुग्ध, जिससे बनता है दूध। तत्सम शब्द होगा अश्रु, से बनेगा आंसू। प्रभु से ये चिट्ठी नहीं पढ़ी जाती, नहीं पढ़ी जाती, इसमें होगा भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है। जैसे आ अब लौट चलें, अब रहा नहीं जाता, अब खाया नहीं जाता, अब जिया नहीं जाता। अब इसमें अगर एक्टिव वॉइस होगा तो प्रभु प्रधान हो जाएगा। प्रभु ये चिट्ठी पढ़ता है, प्रभु ये चिट्ठी नहीं पढ़ता है, नेगेटिव वॉइस हो जाएगा। कर्मवाच्य में ये चिट्ठी प्रभु ने के द्वारा नहीं पढ़ी गई, लेकिन यहां पर है प्रभु से चिट्ठी पढ़ी नहीं जाती, तो इस आधार पर यह हो जाएगा भाववाच्य। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? आंचलिक रचनाएं एक क्षेत्र विशेष से संबंधित रचनाएं हैं। जैसे फणिसना रेणु का मैला आंचल, विद्यापति की जो पदावली है, ये सब उसी में आती है। तो एक क्षेत्र विशेष में, एक अंचल विशेष में शामिल रचनाओं को हम आंचलिक रचनाओं में रखते हैं। शा 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 हा, ये आपके व्यंजन कहलाते हैं उष्म व्यंजन। और जो उष्म व्यंजन होते हैं वो आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं, जिनको बोलने में काफी ज्यादा उष्मा लगती है, और यही वजह है कि इनको उष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अत्यंत किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? अत्यंत का मतलब होता है अधिक। तो अधिक, थोड़ा, बहुत, ये आपकी होती है परिमाण यानी मात्रा। तो ये मात्रावाचक है। बाकी स्थानवाचक हो नहीं सकता। जैसे थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ठीक। तो थोड़ा है, बहुत है, थोड़ा लिखा, अधिक समझना, तो इसमें मात्रा का प्रयोग होगा। कालवाचक क्रिया विशेषण, देखिए आगे पीछे जो है ये दोनों स्थानवाचक हैं। वो मेरे आगे खड़ा है, हम उसके पीछे खड़े हैं। पर्याप्त मात्रावाचक है। मैंने आज पर्याप्त खा लिया, खूब खा लिया। और अब ये आपका समय बताता है, टाइम बताता है। आ अब लौट चले, कब? अब। तो अब, कब, तब, ये सब आपके समय में आते हैं। ठीक। इसका आंसर भी हो जाएगा। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, हौले हौले, ये सब आपके शब्द रीतवाचक में आते हैं। और क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण के संदर्भ में ये प्रयोग होते हैं। जैसे धीरे धीरे वो सो गया, धीरे धीरे वो अपने घर गया। ऐसे ही हंसते हंसते, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, हौले हौले हवा चलती है, तो रोते रोते हंसना सीखो। तो जितने भी इस टाइप के जो गीत संगीत में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो क्रिया का जो कार्य करने का ढंग है, तो उसी में रीतवाचक क्रिया का प्रयोग होता है। आज का टास्क इतना है। ये प्रयोग किया था जिससे कम से कम पार्थिव में और पार्थिव में जो वीकनेस है वो धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि अभी लाइव हम नहीं पढ़ा रहे हैं, उसका जब सही मौका आएगा हम बता देंगे, तो उसमें कोशिश करेंगे क्लास को 1 घंटे के ऊपर हम ले जाएं। अभी बात यह है कि उसको कॉपी करना है, फिर यूट्यूब पर डालना है, तो डाटा कितना रिक्वायर करेगा, कितनी मेमोरी चाहिए। तो मेरे हिसाब से 40-45 क्वेश्चन ये थे। तो बाकी जो अगला पार्ट है, हम अगले पार्ट में कल या परसों तक आपको शेयर कर देंगे, लेकिन इतने कम नहीं होते। ईमानदारी से पढ़ेंगे तो सीखने के लिए और सिखाने के लिए इतना बहुत कुछ है। और उम्मीद करते हैं कि इसमें आप अपना 100% दें। कोई सहयोग या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट